I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan to introduce an address by the head of government. Mr. President, I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency Mr. Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, I congratulate you on assuming the presidency of the 76th session. जनाब सदर, मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास की सदारत संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके पेशरो वॉल्कन बास्कर को भी उनकी कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने महारत के साथ कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से दरपेश मुश्किल हालात के दौरान रहनुमाई फराहम की। Mr. President, the world is facing triple challenge of the COVID-19. जनाब सदर, दुनिया को कोविड-19 के साथ साथ माशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों के खतरे की वजह से तीन तरफा चैलेंजेस का सामना है। वायरस अक़वाम और लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, न ही गैर यकीनी मौसमियाती रवैयों की वजह से आने वाली तबाहियाँ ये तफरीक करती हैं। हमें दरपेश मुश्तरका ख़तरात न सिर्फ बैनुल अक़वामी निज़ाम की नज़ाकतों को आश्कार कर रहे हैं, बल्कि वो इंसानियत के इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अब तक पाकिस्तान कोविड की वबा को काबू में रखने में कामयाब रहा है। बाहमी ताउन की हमारी मनसूबाबंदी का महवर स्मार्ट लॉकडाउन थे, जिसकी बदौलत हमें इंसानी ज़िंदगियों और मुआश को चलाने में मदद मिली और हमारी मईशत का पहिया भी चलता रहा। हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम एहसास की बदौलत 1.5 करोड़ ख़ानदान कोरोना बंदिशों की सख्तियों से ओहदा बरा होने में कामयाब रहे। जनाब सदर, मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश खतरात में से एक है, जिनका हमारे सैयारे को सामना है। मुज़र सेहत गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद हम उन 10 ममालिक में से एक हैं जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अपनी आलमी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकफियत रखते हुए हमने इस बारे में एक इनकलाबी माहौलियाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। 10 अरब दरख्त लगाने की सुनामी मुहिम के तवस्सुत से पाकिस्तान में नए सिरे से जंगलात उगा रहे हैं, कुदरती आमाजगाहों को महफूज बना रहे हैं, काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं और अपने शहरों से आलूदगी का खात्मा कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कोविड-19 की आलमी वबा, इसके सबब माशी बदहाली और मौसमियाती एमरजेंसी के तीन तरफा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें एक जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जिसमें पहले नंबर पर वैक्सीन की यकसां दस्तयाबी, यानी हर जगह हर शख्स को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगनी चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो लगनी चाहिए। दूसरा, तरक्की पजीर मुल्कों को मुनासिब फाइनेंसिंग की सहूलत लाजमन मिलनी चाहिए, जिसे कर्जों की जामे तरतीब नौ और DA का हजम बढ़ाने और गैर इस्तेमाल शुदा SDR की दोबारा तकसीम और SDRs का बड़ा हिस्सा तरक्की पजीर मुल्कों को अलॉट करके और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करके यकीनी बनाया जा सकता है। हमें सरमायाकारी की वाज़ेह मनसूबाबंदियों को इख्तियार करना चाहिए, जो गुर्बत के खात्मे, रोज़गार पैदा करने, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, डिजिटल तकसीम का खला कम करने में मददगार हों। मैं तजवीज़ दूंगा कि सेक्रेटरी जनरल 2025 में पायदार तरक्की के अहदाफ SDG के लिए सरबराह इजलास बुलाएं, जिसमें पायदार तरक्की के अहदाफ का दोबारा जायजा लिया जाए और इन पर अमल दरामद के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए। Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, जनाब सदर, तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान हाकिम अशराफिया की लूटमार की वजह से अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फर्क खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया की तवज्जो दौलत की तरक्की पजीर मुल्कों से नाजायज उड़ान की जानिब मबजूल कराता आया हूँ। Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency and integrity, सेक्रेटरी जनरल के
اعلیٰ سطح پینل برائے مالیاتی احتساب، شفافیت اور مکمل دیانتداری جسے فیکٹ آئی کہا جاتا ہے نے یہ حساب لگایا ہے کہ 7,000 ارب ڈالر کے خطیر چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے ہیں۔ اس منظم چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کے ترقی پذیر ملکوں پر دوررس منفی اثرات پڑے ہیں اور اس عمل سے ان کو دستیاب معمولی وسائل کی حالت مزید پتلی ہوتی جاتی ہے اور غربت کی سطح میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب منی لانڈرنگ کے ذریعے مال ملک سے باہر لے جایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان ملکوں کی کرنسی پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کی قدر میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ موجودہ رفتار سے جبکہ فیکٹ آئی پینل نے اندازہ لگایا ہے کہ ہر سال 1,000 ارب ڈالر ترقی پذیر ملکوں سے نکال لیے جاتے ہیں، نتیجتاً تلاش معاش کے لیے امیر ملکوں کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کے ساتھ کیا وہی کچھ ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ان کی بدعنوان اشرافیہ کر رہی ہے۔ وہ دولت لوٹ رہے ہیں اور اسے امیر ملکوں کے دارالحکومتوں اور ٹیکس کی جنتوں میں منتقل کر رہی ہیں۔ جناب صدر، ترقی یافتہ ملکوں سے چوری شدہ اثاثوں کی واپسی غریب قوموں کے لیے ناممکن ہے۔ امیر ملکوں کے لیے نہ کوئی کشش ہے اور نہ ہی کوئی مجبوری کہ وہ یہ غیر قانونی طور پر کمائی ہوئی دولت واپس لوٹائیں۔ غیر قانونی طور پر حاصل شدہ یہ دولت ترقی پذیر ملکوں کے عوام کی ملکیت ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ایک وقت آئے گا کہ جب امیر ملکوں کو ان غریب ملکوں سے معاش کے لیے بڑی تعداد میں ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے دیواریں تعمیر کرنا پڑ جائیں گی۔ مجھے خوف ہے کہ غربت کے سمندر میں چند امیر جزیرے ویسے ہی ایک عالمی آفت کی شکل اختیار کر لیں گے جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی نے کی ہے۔ لہٰذا جنرل اسمبلی کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ پریشانی اور اخلاقی تضادات کا باعث بننے والی اس صورتحال سے عہدہ برا ہوا جا سکے۔ غیر قانونی دولت کے لیے موجود ان جنتوں کا نام لے کر انہیں شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جامع قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس سے دولت کی غیر قانونی اڑان کو روکا جائے اور اس دولت کو واپس لوٹایا جائے۔ اس انتہائی بڑی معاشی ناانصافی کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ کم سے کم سیکرٹری جنرل کے فیکٹ آئی پینل کی سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جانا چاہیے۔ جناب صدر، اسلاموفوبیا ایک اور ایسا خوفناک رجحان ہے جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ 9/11 کے دہشت گردی کے حملے کے بعد سے کچھ حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس سے دائیں بازو کے خوفناک اور پرتشدد قومیت پرستی کے رجحانات میں اضافہ ہوا جس کے سبب انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی کی عالمی دہشت گردی کے خلاف پیش بندی نے ان ابھرتے ہوئے خطرات کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ان اسلام مخالف رجحانات اور دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی جانب سے پیدا کردہ دہشت گردی کے نئے خطرات کا احاطہ کرے گی۔ میں سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلاموفوبیا کا تدارک کرنے کے لیے بین الاقوامی مکالمہ شروع کروائیں۔ ساتھ ہی ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متوازی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جناب صدر، اس وقت اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ فاشسٹ RSS BJP حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت سے بھرے ہندوتوا نظریات نے بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے۔ گو ماتا کے جیالوں نے جتھوں کی صورت میں مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وقفے سے منظم قتل و غارت کا یہ سلسلہ جاری ہے جیسا کہ نئی دلی میں گزشتہ برس ہوا۔ شہریت کے امتیازی قوانین جن کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے اور بھارت بھر میں مساجد کو شہید کرنے کی مہم اور اس کی اسلامی تاریخ اور ورثے کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی دلی نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جسے وہ بدقسمتی سے جموں کشمیر کے قضیے کا حتمی حل قرار دیتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں
उसने 9 लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए दबाया हुआ है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया और इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है, जिसमें पूरे गांव और मज़ाफ़ाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने एक तफसीली डोजियर जारी किया है जिसमें मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। इस जबर के साथ साथ मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अक़लियती इलाके में बदल दिया जाए। भारतीय कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू कश्मीर के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। करारदादों में साफ वजाहत मौजूद है कि इस कज़िये का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में करवाए गए एक शफाफ और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय में खित्ते के अवाम को करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन, बराए इंसानी हुकूक और इंसान दोस्त क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। बशमूल चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। Very unfortunate that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness. ये बदकिस्मती है कि दुनिया का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से रवैया मुसावियाना नहीं है। अक्सर बड़ी ताकतों को इलाकाई सियासी मामलात और कारोबारी मफादात मजबूर कर देते हैं कि वो अपने दोस्त ममालिक की खिलाफ वर्जियों से सरफ नज़र कर जाते हैं। Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS-BJP regime RSS-BJP की हुकूमत को इंसानी हुकूक की पामाली की खुली छुट्टी दी गई है। The most recent example of Indian barbarity भारतीय बर्बरियत की ताज़ा तरीन मिसाल अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी हैं, जिनकी मैयत को उनके ख़ानदान से ज़बरदस्ती छीन लिया गया। उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक तदफीन के हक़ से भी महरूम रखा गया। ये कार्रवाई, जिसका कोई अखलाकी या कानूनी जवाज़ न था, बुनियादी इंसानी हुकूक की शाइस्तगी के खिलाफ है। मैं जनरल असम्बली से कहता हूँ कि वो सैयद अली शाह गिलानी की बाक़ियात की बाकायदा इस्लामी रिवायात के मुताबिक शोहदा के कब्रिस्तान में तदफीन का मुतालबा करे। जनाब सदर, पाकिस्तान अपने दीगर हमसायों की तरह भारत के साथ भी अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन जनूबी एशिया में पायदार अमन का दारोमदार जम्मू कश्मीर के मसले का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों और जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होने में है। गुज़श्ता फरवरी में हमने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी के 2003 के मुआहदे का इआदा किया। उम्मीद ये थी कि इससे दिल्ली में हिकमत अमली पर दोबारा गौर व खौस होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी की हुकूमत ने कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी। वो इस बर्बरियत से माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के साथ बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाए, और इसके लिए भारत को लाज़िमन ये इक़दामात करने की ज़रूरत है। नंबर 1, 5 अगस्त 2019 से किए गए एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मनसूख करें। नंबर 2, कश्मीर के अवाम के खिलाफ जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकें। नंबर 3, मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब में की जाने वाली तब्दीलियों को रोके और मनसूख करे। ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए। भारत की फौजी तैयारी, जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली रिवायती सलाहियतों का हुसूल दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद डेटरेंस को बेमानी कर सकता है। And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan.
जनाब सदर, अब मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यानी वहाँ होने वाली तब्दीली के हवाले से अमेरिका और यूरोप में बाज़ सियासतदान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है वो पाकिस्तान है। जब हम 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में शामिल हुए थे, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए और हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 35 लाख अफराद बेघर हुए। और ये क्यों हुआ? 80 की दिहाई में अफगानिस्तान पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में था। Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन को तरबियत दी। दुनिया भर से मुजाहिदीन ग्रुपों, अफगान मुजाहिदीन और अलकायदा को हीरो समझा जाता था। President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने 1983 में उनको व्हाइट हाउस में दावत दी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनका मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया था। वो हीरो थे। 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया और इसी तरह अमेरिकी भी अफगानिस्तान को छोड़ गए। पाकिस्तान को 50 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों के साथ तन्हा छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ मजहबी फ़िरका परस्ती फैलाने वाले अस्करी ग्रुप्स आ गए जिनका पहले कोई वजूद न था। बदतरीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 1 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी। हमें लगा कि हम इस्तेमाल हुए हैं। वक्त गुजरा, 9/11 हुआ और एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि अब अमेरिका की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा था। पाकिस्तान की जानिब से लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? वही मुजाहिदीन जिनको हमने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया था कि गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग एक मुक़द्दस फरीज़ा है, एक मुक़द्दस जंग और जिहाद है, वो हमारे ही मुखालिफ हो गए। हमें शरीके कार गर्दाना गया और उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। फिर अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद के कबायली इलाके में जो पाकिस्तान का जुज़वी तौर पर खुद मुख्तार इलाका था और जहां हमारी आज़ादी के वक्त से कोई फ़ौज तैनात नहीं की गई थी, उनकी अफगान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। इसलिए नहीं कि उनका मजहबी नज़रिया एक है, बल्कि पश्तून कौमियत की वजह से जो कि एक मजबूत ताल्लुक है। फिर 30 लाख अफगान पनाहगुज़ीन अब भी पाकिस्तान में थे। वो सब पश्तून हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। 5 लाख पनाहगुज़ीनों का सबसे बड़ा कैंप और 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल कैंप्स, इन सब की अफगान तालिबान के साथ हमदर्दी थी। फिर क्या हुआ? वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पहली बार पाकिस्तान में अस्करियत पसंद तालिबान सामने आए। उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत पर हमले किए। हमारी तारीख में जब पहली बार हमारी फौज कबायली इलाकों में गई, जब भी फौज शहरी इलाकों में जाती है तो इसके नतीजे में और बिला तखसीस नुकसान होता है। इससे बिला तखसीस नुकसान हुआ जिसके नतीजे में बदला लेने के लिए अस्करियत पसंदों की तादाद दुगनी और तिगनी हो गई। सिर्फ यही नहीं, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। 480 drone attacks, and we all know that drone attacks are not that precise. हम सब जानते हैं कि ड्रोन हमले अपने हदफ को दुरुस्त निशाना नहीं लगा सकते। वो इन अस्करियत पसंदों के मुकाबले में जिनको वो निशाना बना रहे होते हैं ज्यादा इज्तिमाई नुकसान करते हैं। जिन लोगों के प्यारे मारे गए उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया। 2004 और 2014 के दरमियान 50 मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर थे। एक वक्त था जब मेरे जैसे लोग परेशान थे कि क्या हम इस सूरत हाल का कामयाबी से मुकाबला कर पाएंगे।
पाकिस्तान में हर तरफ बम धमाके हो रहे थे। हमारा दारुल हुकूमत एक किले की मानिंद दिखाई देता था। अगर हमारी फौज ना होती, जो कि दुनिया की इंतहाई मुनज़्ज़म अफवाज में से एक है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है, अगर ये ना होती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नीचे चला जाता। जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, जब अमेरिका अफगान तर्जुमानों और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसकी मदद की परेशानी जाहिर की जाती है, तो हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमने जो इस कदर मुश्किलात का सामना किया, इसकी वाहिद वजह यह है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में अमरीकी इत्तेहाद के साथ थे, जहां अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। हमारे लिए कम अज कम तारीफ का एक लफ्ज ही कहा जाता, लेकिन सराहने के बजाय तसव्वुर करें हमें कैसा महसूस होता है जब हम पर अफगानिस्तान के वाक़यात के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाती है। 2006 के बाद ये बात हर किसी के लिए वाज़ेह थी जो अफगानिस्तान को समझता है, जो अफगानिस्तान की तारीख से बाखबर है, कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं होगा। मैं अमेरिका गया, मैंने थिंक टैंक्स के साथ बात की, मैंने उस वक्त सेनेटर बाइडन, सेनेटर जॉन कैरी और सेनेटर हैरी रीड से मुलाकात की। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है और सियासी हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उस वक्त किसी ने ये बात न समझी और बदकिस्मती से फौजी हल तलाश करने में अमेरिका ने गलती की। If today the world needs to know why the Taliban are back, अगर आज दुनिया ये जानना चाहती है कि क्यों तालिबान वापस इक़्तिदार में आ गए हैं, तो उसे एक तफसीली तज्ज़िया करने की ज़रूरत होगी कि क्यों 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल साजो सामान से लैस अफगान फौज भाग खड़ी हुई। And remember, Afghans are one of the bravest nations on earth. और याद रखें कि अफगान कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौमों में से एक है और उसने मुकाबला नहीं किया। जिस लम्हे इसका तफसीली तज्ज़िया किया जाएगा तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि तालिबान इक़्तिदार में वापस क्यों आए हैं, और ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है। So, Mr. President, right now, the whole world जनाब सदर, इस वक्त सारी आलमी बिरादरी को ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। If we neglect Afghanistan right now, अगर इस वक्त हम अफगानिस्तान को पसेपुश डाल दें तो अफगानिस्तान के आधे अवाम, जिनको पहले ही मुश्किलात का सामना है, and by next year, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगले साल तक अफगानिस्तान के 90% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, हमें एक बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना होगा, जिसके संगीन असरात अफगानिस्तान के हमसायों के लिए ही नहीं बल्कि हर जगह होंगे। गैर मुस्तहकम और बहरान से दो चार अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा। पहली बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया था। इसलिए आगे जाने का एक ही रास्ता है कि हम अफगान अवाम की खातिर लाजमी तौर पर मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करें। तालिबान ने क्या वादा किया था? वो इंसानी हुकूक का एहतराम करेंगे, वो एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे, वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, और उन्होंने मुआफ़ी का ऐलान किया। अगर आप आलमी बिरादरी उनकी हौसला अफजाई करती है और उनके साथ बातचीत करे तो ये सबके लिए कामयाबी होगी, क्योंकि ये वो 4 चीजें थीं जब दोहा में अमेरिका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और बातचीत का महवर यही बातें थीं। अगर दुनिया इस समत में आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती है तो अमरीकी इत्तेहाद की अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान की जाने वाली कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। I end my talk, Mr. President, by urging everyone that this is a critical जनाब time सदर, for Afghanistan. मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए सब पर जोर दूंगा कि ये अफगानिस्तान के लिए नाजुक वक्त है। आप वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। वहाँ इमदाद की ज़रूरत है। वहाँ फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की जाए।
عالمی برادری کو اس مقصد کے لیے متحرک کریں۔ Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement just made.